कासगंज हमला मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि कासगंज के मुख्य आरोपी मोदी धीमर के भाई को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। खबर के मुताबिक मोदी के भाई आरोपी एलकार सिंह को पुलिस ने ढेर कर दिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, मुख्य आरोपी के भाई को तो पुलिस ने ढेर कर दिया है, ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है, और बाकी आरोपियों की तलाश के लिए कितनी टीमें लगाई गई हैं? देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, आधा दर्जन से अधिक टीमें लगाई गई हैं और देर रात ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि जिन लोगों ने पुलिस कर्मी की हत्या की है उनके ऊपर हमला किया और ये सब शराब तस्कर हैं, पुलिस ने दबिश डाली थी और इन्होंने घेर के इनकी पिटाई की थी, जिसमें जो सिपाही था उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद जो मुख्य आरोपी है मोती धीमर, उसके भाई एलकार को पुलिस ने तड़के ही मुठभेड़ में मार गिराया। उसके पास से तमंचा भी बरामद किया है। तो निश्चित तौर पर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। जो अभी मुख्य आरोपी है उसकी तलाश के लिए 6 टीमें लगातार काम कर रही है। फिलहाल पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है कि जो मुख्य आरोपी मोती धीमर का भाई एलकार, उसे पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आसपास के इलाके में जो पुलिस की दबिश है लगातार जारी है और कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ कर रही है। जसप्रीत, चलिए अजीत, हम आपकी रिपोर्ट दिखाते हैं। मौके से हमारे सहयोगी अजीत सिंह ने हालात का जायजा लिया। ये रिपोर्ट आप देखिए। जनपद कासगंज में सिपाही की पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जहां पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी मोती के भाई एलकार सिंह को पुलिस ने ढेर कर दिया है। मैं उसी जगह मौजूद हूं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो जगह दिखाएं। उसका तमंचा भी पड़ा हुआ है और उसका एक कारतूस भी पड़ा हुआ है। पुलिस ने उसको यहीं ढेर किया है। पुलिस को बड़ी सफलता मान के चली जा रही है। अभी मुख्य आरोपी अभी भी उससे दूर है। लगातार तमाम पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है, तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। इसको अभी कुछ ही देर पहले जो है उसको ढेर कर दिया गया था। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं। तमाम गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तमाम अधिकारी है जहाँ मौजूद हैं, सीओ मौजूद हैं, एसएसपी भी आने वाले हैं और उसको ढेर कर दिया गया। उसके तमाम अन्य साथियों को भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। उसका सर्च अभियान किया जा रहा है। पुलिस का कहना है उसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन उसके भाई एलकार सिंह को ढेर कर दिया है। तो कासगंज हमला मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि कासगंज के मुख्य आरोपी मोदी धीमर के भाई को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। खबर के मुताबिक मोदी के भाई आरोपी एलकार सिंह को पुलिस ने ढेर कर दिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश चल रही है। तो सिपाही को पीट कर मारा था। दरअसल शराब माफियाओं पर आरोप है और इस बीच पुलिस पर हमला होता है। एक दारोगा को घायल कर दिया जाता है, जबकि सिपाही की पीट कर हत्या कर दी जाती है। और इस मामले में यूपी सरकार सख्त है। मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें लगाई गई हैं और ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से मुठभेड़ होती है। उसके बाद मुख्य आरोपी के भाई को मुठभेड़ में मारा गया है। तो ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है, लेकिन जो बाकी आरोपी हैं उनकी तलाश भी तेज कर दी गई है और मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। यूपी के कासगंज में पुलिस टीम पर हुए हमले में एक सिपाही की मौत हो गई, जबकि एक दारोगा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि दोनों वहां की नगला धीमर गांव में अवैध शराब के कारोबार की सूचना पर कार्रवाई करने के लिए गए थे। तभी शराब माफिया ने उन्हें बंधक बनाकर उनकी पिटाई कर दी और जब उन्होंने दोनों को नहीं छोड़ा तो पुलिस का पूरा अमला उनकी तलाश में उतर गया। रात के अंधेरे में टॉर्च की मदद से पुलिस वाले गायब हुए अपने साथियों को खोजने लगे। टॉर्च की रोशनी के सहारे वो पूरे इलाके में घूमते रहे और आखिर में उन्होंने दोनों जवानों को ढूंढ निकाला। पुलिस टीम को दारोगा जख्मी हालत में मिला, जबकि सिपाही तब तक दम तोड़ चुका था, जिसे पुलिस वाले अपने कंधों पर उठाकर वहां से ले गए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, जिसमें हमारे साथी सिपाही श्री देवेंद्र जी शहीद हुए हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया ताकि आरोपी वहां से भाग ना पाए। साथ ही उन्हें पकड़ने के लिए कई टीमें भी बना दी गई। सभी आरोपियों के खिलाफ एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कासगंज में पुलिस वालों पर हमला और एक सिपाही की पीट कर हत्या कर दिए जाने के मामले में सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। इस घटना के आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने मारे गए सिपाही के घर वालों को 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने के भी निर्देश दिए। सरेआम पुलिस वालों को बंधक बनाकर पीटने और हत्या की घटना के बाद यूपी पुलिस ने आरोपियों पर सख्ती की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए नगला धीमर गांव के आरोपी शराब माफिया की तलाश तेज कर दी गई है। बताया गया कि बंधक बनाकर पीटने के बाद आरोपी घायल दारोगा की सर्विस रिवॉल्वर भी लेकर भाग गए। घटना के बाद कई जिलों की पुलिस को आरोपियों की तलाश में लगाया गया। नगला धीमर गांव में घटना वाली जगह पर पीएससी को तैनात किया गया।
आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की 12 टीमों को लगाया गया है। पुलिस की ये सभी टीमें आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही हैं। बताया गया कि इस घटना को अंजाम देने वाला मोती धीमर नाम का आरोपी है। मोती धीमर के ऊपर पहले से ही 11 केस दर्ज हैं। इन्होंने इस दुसाहसिक कार्य को कृत्य किया है, उसके लिए पूरे गांव को घेर के तलाशी अभियान चलाई जा रही है। हमारे रेंज के चारों जनपदों से यहाँ पे शुराग्रस्त अच्छे इंस्पेक्टर एसओ और सिपाही बुला लिए गए हैं और मैं जिन्होंने इस कार्य को किया है उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाएगी। उत्तराखंड के जोशीमठ में तबाही की चपेट में आए तपोवन और रेणी गांव में बचाव अभियान दिन रात जारी है। तपोवन में जिस सुरंग के अंदर 30 से ज्यादा लोग फंसे हैं, उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए बचाव दल हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इसलिए सुरंग के अंदर भरे मलबे को हटाने का काम भी 24 घंटे जारी है। बताया गया कि आईटीबीपी, एसडीआरएफ और सेना के जवान उस सुरंग में 150 मीटर अंदर तक पहुंच चुके हैं। सुरंग में भरा मलबा हटाना उनके लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की उम्मीद में सभी लोग दिन रात मलबा हटाने के काम में लगे हैं। कुछ लोग यहाँ पर जीवित हो सकते हैं क्योंकि टनल के अंदर एक गाड़ी भी है और बताया जा रहा है कि कुछ क्रेन्स हैं, तो ये उम्मीद सबको है कि कुछ लोग जीवित बच जाए। सुरंग के अंदर जाने के लिए दूसरे रास्ते की तलाश भी की गई ताकि वहां फंसे लोगों तक जल्द पहुंचा जा सके। हमें पूरा यकीन है कि हमारे जो लोग हैं अभी तक शायद उधर अवेलेबल रहेंगे। 2 दिन पहले वहां पहाड़ से अचानक बहुत ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से नदी में सैलाब आया था। उस सैलाब में जान गंवाने वाले 31 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 197 लोग अभी भी लापता हैं। और उन सभी की सलामती के लिए देश भर में दुआएं की जा रही हैं। और 7 फरवरी को आए सैलाब की आहट सबसे पहले जोशीमठ के रेणी गांव में सुनाई दी थी और उस गांव के कुछ लोग भी सैलाब की चपेट में आ गए। तपोवन की तरह रेणी गांव में भी बचाव अभियान जारी है। ये वो इलाका है जहां से कुछ दूरी पर भारत चीन सीमा है और सैलाब में वहां नदी पर बने पुल के बहने से कुछ गांव का संपर्क कट गया। आईटीबीपी और सेना जल्द से जल्द वहां पुल तैयार करने की कोशिश में है। इसके लिए वहां से मलबे को हटाने का काम जारी है, लेकिन बचाव दल के सामने कुछ ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जो दिल को दहला देने वाली है। मुश्किल काफ़ी ज़्यादा है। इन मुश्किलों के बीच लगातार डेड बॉडीज सामने आ रही हैं। बहुत दर्दनाक तस्वीरें हैं, दिखा पाना भी मुश्किल हो जाता है। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में काम करने वाले कई लोग अभी तक उस हादसे के सदमे से नहीं उबर पाए। हमारे साथ के 40-50 बंदे बाहर बैराज में काम कर रहे थे, उनका भी कोई पता ही नहीं है। मतलब कई लोग इस उम्मीद में हैं कि शायद उनके परिवार के लोग तपोवन की सुरंग के अंदर फंसे हों और बचाव दल उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाल ले। इस बीच जिन लोगों को तपोवन टनल से रेस्क्यू किया गया, उनका हाल जानने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अस्पताल पहुंचे। 7 फरवरी को नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने की वजह से ऋषि गंगा घाटी में अचानक भयानक बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से ये सभी लोग तपोवन टनल के अंदर फंस गए थे, जिन्हें कई घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। टनल से बाहर निकालने के बाद इन 12 लोगों को इलाज के लिए फौरन आईटीबीपी के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनसे खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात की और उनका हालचाल पूछा। इस दौरान उन्होंने घायलों को खाने पीने का सामान भी दिया। यहाँ पर जो 12 घायल जिनको रेस्क्यू किया गया है वो आईटीबीपी के इस अस्पताल में भर्ती हैं, सभी ठीक हैं। टनल से रेस्क्यू किए गए इन लोगों से मुलाकात के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपदा वाली जगह का हेलीकॉप्टर से जायजा लिया। वो रैणी और लाता गांव भी पहुंचे, जहां उन्होंने इस त्रासदी से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इन दोनों गांव में करीब 360 परिवार रहते हैं, जिनका संपर्क जिले से कट गया है। कुछ महिलाएं तो अपना दर्द बयां कर उनके सामने ही रोने लगी। एक लड़की है। गांव वालों को हर संभव मदद का भरोसा देकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तपोवन टनल पहुंचे, जहां अधिकारियों ने टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की उन्हें जानकारी दी। इंदौर लूट में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एमपी के इंदौर में 31 जनवरी की रात हुई लूट के मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक लूट का प्लान पीड़ित के भतीजे ने बनाया था और हथियारबंद साथियों की मदद से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद एक बदमाश पकड़ा गया, जबकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए बदमाश को पुलिस 40 से ज्यादा आपराधिक मामलों में तलाश कर रही थी। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के भाई भाभी की हत्या के आरोपी 2 और बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वारदात में शामिल 2 और अपराधी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक इन चारों ने मिलकर ही लूट की वारदात का प्लान बनाया था।
एमपी के रतलाम में पुलिस ने शादी का झांसा देकर पैसे ऐंठने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक महिला समेत गिरोह में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में 2 पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बंगाल के वीरभूम के तारापीठ में जेपी नड्डा ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की। बीजेपी अध्यक्ष का बीते 3 दिन में ये दूसरा बंगाल दौरा है। इससे पहले उन्होंने नदिया के नवद्वीप में परिवर्तन यात्रा के पहले चरण की शुरुआत की थी, जिसके बाद वो वीरभूम के तारापीठ पहुंचे, जहां उन्होंने पहले तारापीठ मंदिर में पूजा की और फिर परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की। बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ के बीच जेपी नड्डा और पार्टी के दूसरे बड़े चेहरे एक गाड़ी पर सवार होकर निकले। इन नेताओं ने लोगों में जोश भरने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बीजेपी अध्यक्ष ने तो एक हाथ में पार्टी का झंडा पकड़ा और दूसरे हाथ से कभी विक्ट्री साइन दिखाकर तो कभी मुट्ठी बांधकर लोगों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने अपने भाव भंगिमा से ये संदेश दिया कि इस बार बंगाल में परिवर्तन के लिए आर पार की लड़ाई होगी। ये जो रथ यात्रा है ये वीरभूम के हर घर तक पहुंचेगी और यहीं से परिवर्तन की लहर आएगी। नड्डा की यही तेवर तब भी दिखे जब वो लोगों को संबोधित करने मंच पर गए। यही नहीं, वहां मौजूद लोगों का जोश भी हाई दिखा और जैसे ही बीजेपी अध्यक्ष ने उन्हें नमस्कार किया, वो जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इस बीच एक बार उनका माइक खराब हो गया और उन्हें उनकी जगह बदलनी पड़ी, लेकिन इससे उनका अंदाज नहीं बदला। उन्होंने केवल विकास ही नहीं बल्कि परिवारवाद के मुद्दे पर भी ममता को घेरा और टीएमसी में टूट का मामला उठा दिया। सत्ता इनको बस्ती में मिल गई है और इसीलिए इतने साल काम करने के बावजूद भी मुकुल जी और राजीव जी, मंडल जी उनको छोड़कर कमल खिलाने निकल पड़े हैं। चुनाव में कुछ महीने बचे हैं। इससे पहले टीएमसी में भागम भाग मची हुई है और शुवेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी जैसे नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी की कोशिश है कि वो ये दिखाएं कि उन्हें इन नेताओं के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह रही कि वर्धमान में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने टीएमसी छोड़ने वाले नेताओं पर निशाना साधा। একটা দুটো দুষ্টু গরু কোথায় চলে গেল আর হাম্বা রাম্বা করে ডাক দিয়ে নিজের দুর্নীতি ঢাকতে চলে গেল। जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष ने उन्हें करारा जवाब दिया। अंगूर खट्टे हैं, अच्छे लोग निकल गए। ये क्यों छोड़ा? क्योंकि ना आपने माँ की रक्षा की, ना माँ को इज्जत दिया, ना मानुष को सुरक्षा दी, नहीं आपने माटी की चिंता की और इस कारण से लोग छोड़ करके चले गए। यही नहीं, जेपी नड्डा ने वो सारे घोटाले भी गिनवा दिए जिनके आरोप ममता सरकार पर लगे। ये 5 स्टार कल्चर उनका कल्चर है जिन्होंने कटमनी कल्चर को प्रोपोगेट किया है, जिन्होंने सिंडिकेट खड़ी की है, जिन्होंने चावल चोर में भी कमीशन खाया है, जिन्होंने अम्फान के पैसे को भी लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक सीएजी की रिपोर्ट से बचने की कोशिश की है। परिवर्तन यात्रा को अनुमति देने के मुद्दे पर ममता सरकार और बीजेपी के बीच पहले ही जंग छिड़ चुकी है, जो यात्रा के शुरू होने के बाद और तेज हो गई। अमेरिका के वर्मांट में एक हादसे में 100 साल से ज्यादा पुराना पुल ढह गया। बताया गया कि उसके ऊपर से गुजरते वक्त एक गाड़ी में अचानक आग लग गई, जो पुल में भी फैल गई और यही वजह रही कि वो भरभरा कर ढह गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि पहले पुल से काफी देर तक धुआं उठता रहा और फिर उसके एक हिस्से से लपटें उठने लगी और इसी बीच वो पूरा का पूरा नदी में गिर गया। हालांकि इस हादसे में किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन शहर की पुरानी धरोहर तबाह हो गई। गलत हलफनामा मामले में सलमान खान ने माफी मांगी। सलमान खान ने जोधपुर की जिला अदालत में गलत हलफनामा देने के लिए माफी मांगी। इससे पहले सलमान ने अदालत को बताया था कि उनका हथियार कहीं खो गया है, लेकिन हकीकत ये थी कि लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए उन्होंने अपना हथियार जमा करवाया था। सलमान का दावा है कि वो व्यस्त रहने की वजह से हथियार जमा करवाने की बात भूल गए थे। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में सेना के कार्यक्रम में जवानों के लिए गाना गाया। इस गाने की अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने भी तारीफ की। संसार की हर शय को इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। राजस्थान में निकाय चुनाव में हार के बाद बीजेपी में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई।
वहां वसुंधरा राजे गुट के नेताओं ने उनकी अनदेखी को हार की सबसे बड़ी वजह बता दिया। राज्य में एक दिन पहले 90 निकायों के चुनाव में कांग्रेस ने 48 पर कब्जा किया, जबकि बीजेपी महज 37 निकायों में ही जीत पाई। नंबर पार्टी संगठन को विचार करना चाहिए कि जहां राजस्थान में हम सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में थे, वह आज इस प्रकार के हालात क्यों बने हैं। हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने इन आरोपों को खारिज तो किया, लेकिन जब उनसे कार्यकर्ताओं में नाराजगी का सवाल पूछा गया तो वो उसे टाल गए। इसमें तो चर्चा हुई नहीं, क्योंकि विधायक दल की बैठक थी और ये महत्वपूर्ण बजट सत्र है। बिहार की बेतिया से कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती के समय हंगामा हुआ। ये घटना वहां के 2 इलाकों में हुई और दोनों ही जगह पर भर्ती को लेकर बवाल हो गया। वहां से आई पहली तस्वीर में लोग अधिकारी के सामने ही एक दूसरे से हाथापाई करने लगे, क्योंकि सीट एक थी और उम्मीदवार 2। दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई, फिर बात मारपीट तक पहुंच गई। सरकारी रजिस्टर तक को सभी ने नहीं बख्शा, बस मारपीट शुरू कर दिए सब। और मेरा जो कागज था, ओरिजिनल कागज भी, मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स वो सब लेके चले गया। वहां से आई दूसरी तस्वीर में भी एक पक्ष के लोग अधिकारी से रजिस्टर छीनकर उसे फाड़ते दिखे। यहाँ भी विवाद सीट को लेकर ही हुआ। स्थगित मत कीजिएगा, बवाल बढ़ा तो मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन ना तो लोगों का गुस्सा शांत हुआ और ना ही हंगामा रुका। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में एक 3 मंजिला इमारत गिर गई और इस हादसे में 5 लोग जख्मी हो गए। बताया गया कि वो इमारत काफी जर्जर और लगभग 100 साल पुरानी थी, जिस वजह से उसका एक बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर तरफ इमारत का मलबा और टूटा फूटा सामान बिखरा नजर आया। एक इमारत जो है वो यहाँ पर भर भरा कर गिर गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से इस इमारत का हाल हुआ है। इस घटना की जानकारी मिलते ही उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर समेत कई अधिकारी वहां पहुंच गए। उन्होंने हालात का जायजा लिया और ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए कई निर्देश भी दिए। अभी जितना भी हिस्सा खतरनाक है उस सारे हिस्से को हम गिरवा रहे हैं ताकि आगे और नुकसान ना हो। 3 मंजिला उस इमारत में कई परिवार रहते थे, जो इस हादसे में अपने आशियाने उजड़ने के बाद गम में डूब गए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दूसरी बार महाभियोग की सुनवाई मंगलवार को सीनेट के सामने शुरू हुई। ऐसी कार्रवाई का सामना करने वाले ट्रंप पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं। महाभियोग के तहत उन पर राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम को पलटने के लिए 6 जनवरी को अमेरिकी संसद भवन में दंगा भड़काने का आरोप है और इस बीच हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी और कुछ अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले में हुई हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस पंजाबी एक्टर पर गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लोगों को केंद्र सरकार और कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ उकसाने का आरोप है, क्योंकि दावा ये किया गया कि इसी के उकसावे के बाद दिल्ली के लाल किले समेत कई दूसरे इलाकों में हिंसा हुई थी, जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी हो गए थे। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद दीप सिद्धू फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इस पर 1 लाख का इनाम रख दिया। काफी दिनों तक पुलिस इसे तलाशती रही और फिर हिंसा के करीब 15 दिनों बाद इसे हरियाणा के करनाल से देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। जनकपुरी में इस वक्त मौजूद है स्पेशल सेल के दफ्तर में। आप तस्वीरों में देखिए कि दीप सिद्धू जो है 1 लाख रुपए का इनाम दीप सिद्धू के ऊपर रखा गया था। दीप सिद्धू को गिरफ्तार करने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम उससे पूछताछ करने में जुट गई। ये केस क्राइम ब्रांच छानबीन कर रही है और मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत कुछ पूछताछ के बाद मिलेगा। खबर है कि पुलिस से बचने के दौरान ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के जिलों में रुका, लेकिन एक सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। जिस वक्त दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया उस वक्त वो वहां से भागने के लिए किसी के आने का इंतजार कर रहा था। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि हिंसा के बाद 26 जनवरी की रात को ही दीप सिद्धू अपना मोबाइल फोन बंद करके फरार हो गया था, लेकिन इसके बाद भी वो लगातार वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालता रहा। जांच में पता चला कि वो दोस्तों की मदद से अमेरिका के कैलिफोर्निया से अपने वीडियो सोशल मीडिया पर डलवा रहा था, जिसके पीछे दीप सिद्धू की चाल जांच एजेंसियों को भटकाने की थी, ताकि ये पता ना लगाया जा सके कि वीडियो कहां से अपलोड किए जा रहे हैं। 7 दिनों की पुलिस हिरासत के दौरान दिल्ली पुलिस उससे उसके मोबाइल और लैपटॉप की जानकारी हासिल करेगी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस उसे मुंबई भी ले जाना चाहती है, ताकि उसकी निशानदेही पर हिंसा में शामिल दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया जा सके। खबर यह भी है कि पुलिस से बचने के लिए वो हरियाणा से बिहार भागने की फिराक में था, क्योंकि उसकी पत्नी बिहार के पूर्णिया की रहने वाली है और वो वहीं है।
लेकिन दीप सिद्धू ऐसा कर नहीं सका और उसे हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार करने के बाद क्राइम ब्रांच के दफ्तर में रखा गया, जहां कई घंटों तक पुलिस के बड़े अधिकारियों ने उससे पूछताछ की, जिसमें उसने हिंसा से जुड़ी कई बात बताई। बाद में क्राइम ब्रांच ने उसे कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में पेश किया। कल रात 10:30 बजे करनाल से दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में था, लगातार पूछताछ चल रही थी। अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। यहाँ पर देखिए लगातार जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो एक घेरा बनाए हुए है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई ट्रैक्टर रैली हिंसा से जुड़ा अहम सुराग सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगा। न्यूज़ 18 के आशीष सिंह की रिपोर्ट है कि खुफिया एजेंसियों को आतंकी हाफिज सईद के रिश्तेदार अब्दुल रहमान मक्की से जुड़ा एक वीडियो क्लिप मिला, जिसमें उसने खालिस्तानी आतंकियों को ट्रैक्टर रैली हिंसा का फायदा उठाने और इस आंदोलन को हवा देने की बात कही थी। ये वीडियो क्लिप 29 जनवरी की बताई जा रही है, जो आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के इस्लामाबाद में हुए एक सेमिनार की है, जिसमें शामिल हुए आतंकी अब्दुल रहमान मक्की की इस साजिश का पर्दाफाश हुआ और अब सुरक्षा एजेंसियां आतंकी मक्की के इस वीडियो की जांच कर रही हैं। सच्ची बात है, बरमला कहता हूं, मैं खालिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी हिमायत का ऐलान करता हूं इस्लामाबाद में। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को उनकी उस टिप्पणी पर घेरा, जिसमें उन्होंने कहा था कि बंगाल दौरे पर अमित शाह रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर बैठ गए थे। गृह मंत्री ने सदन में ये साफ कर दिया कि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। यही नहीं, अपनी बात साबित करने के लिए वो सबूत भी लेकर आए, जिनका हवाला देकर उन्होंने अधीर रंजन की पोल खोल दी और उनकी टिप्पणी को रिकॉर्ड से निकालने की मांग की। उन्होंने लोकसभा में विश्व भारती विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की वो चिट्ठी भी दिखाई, जिसमें यह साफ किया गया था कि अमित शाह रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर नहीं बैठे थे। अमित शाह यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी की वो तस्वीरें दिखाई और दावा किया कि वो नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार के समय ये दोनों पूर्व पीएम टैगोर की कुर्सी पर बैठे थे। बैठा वो कुर्सी में, मगर मेरे पास 2 फोटोग्राफ निकले हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू जी उस कुर्सी में बैठे हैं जहां पर टैगोर बैठा था। ये रिकॉर्ड पर है फोटोग्राफ। और दूसरा फोटो है श्री राजीव गांधी का, वो टैगोर साहब के सोफे में बैठकर आराम से चाय पी रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद लापता हुए लोगों के घर वालों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। इस त्रासदी के शिकार ज्यादातर वो लोग हुए जो एक निजी कंपनी और एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। लेकिन कुदरत की इस तबाही में उनके जिंदा होने की उम्मीद हर बीतते पल के साथ कम होती जा रही है। इस हादसे के बाद से पंजाब के लुधियाना के रहने वाले 4 लोगों की भी कोई खबर नहीं है। उनके परिवार वालों की हिम्मत भी अब जवाब देने लगी है। कोई सानू खबर नहीं मिलती पई, कुछ नहीं हो रहा ते असीं 4 जाने इत्थे पिंड दे विचों। लापता हुए लोगों के सुरक्षित लौटने की उम्मीद उत्तर प्रदेश के अमरोहा के 5 परिवार भी कर रहे हैं। यहाँ से 5 लोग मजदूरी करने उत्तराखंड गए थे, जिनका अभी तक पता नहीं चल सका है। हादसे के बाद से ही इन लोगों के परिवार में मातम पसरा है और इस तरह की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कई जिलों से सामने आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए योगी सरकार भी उन लोगों की तलाश में जुट गई और सरकार के 3 मंत्रियों को उत्तराखंड भेजने के साथ ही हादसे पर नजर रखने के लिए राजधानी लखनऊ में कंट्रोल रूम बनाया गया। इस कंट्रोल रूम से लोगों को राहत और बचाव से जुड़ी तमाम जानकारियां दी जा रही हैं। उत्तराखंड में त्रासदी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी एक कदम आगे बढ़ गई और लगातार सहायता की जा रही। मंत्रियों के अलावा राज्य के कई बड़े अधिकारियों की एक टीम भी उत्तराखंड के चमोली भेज दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और यहाँ पे जो हमारा टोल फ्री नंबर है 1070, उस पर भी सूचना प्राप्त हो रही है। खबर है कि लापता लोगों की लिस्ट में लखीमपुर खीरी के सबसे ज्यादा लोग शामिल हैं, जबकि उत्तराखंड हादसे में कई ऐसे खुशकिस्मत लोग भी रहे जो सैलाब में फंसकर भी किसी तरह सुरक्षित जगह पहुंच गए। न्यूज़ 18 इंडिया ने मौत से भिड़ने वाले ऐसे कई लोगों को खोज निकाला, जिनकी हिम्मत ने उन्हें एक नई जिंदगी दी। इनमें ज्यादातर वो लोग थे जो पावर प्लांट में काम कर रहे थे। तपोवन में रविवार को जिस वक्त सैलाब आया था, उस वक्त कई लोग वहां पर फंस गए थे, जिसमें से लगभग 12 से 16 लोगों को बचाया गया था। काम के दौरान सुरंग में फंसे ये लोग उस मनहूस दिन को याद कर सिहर उठते हैं। हमने ऊपर से देखा कि बहुत तेज से मतलब आवाज़ आ रही है, तो हम देखा तो सेकंडों भर में मतलब पूरा डैम भर गया और पूरा मतलब तबाही हो गया। टनल में पूरी तरह फंसने के बावजूद कई लोगों ने दिलेरी दिखाई, जिससे मौत ने भी हार मान ली। कम से कम हम 3-4 घंटे तक सरिया पे लटके रहे, जब तक वो पानी का स्तर दलदल कम नहीं हुआ। पता नहीं कहाँ से शक्ति आई, हमको हिम्मत रखी हमने सबने
तो पकड़ते पकड़ते हम टनल के बाहर की ओर चले गए। कई लोगों ने खुद की जान तो बचा ली, लेकिन अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देखने का मंजर वो भुला नहीं पाए। 70 और 100 के बीच में लेबर्स और कुछ हमारे लोकल भी थे और बाकी तो कुछ बाहर के थे, वो पानी में ऐसे घूम रहे थे नीचे। हालांकि अब भी कई लोग वहां फंसे हैं जिनको बचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं और जिन्हें ढूंढ निकालने के लिए हैदराबाद से एक खास तरह की मशीन भी मंगवाई गई है, जिसका इस्तेमाल हेलीकॉप्टर की मदद से किया जा रहा है। इस मशीन के जरिए जमीन के अंदर 500 मीटर तक की चीजों का पता लगाया जा सकता है। यही वजह है कि इसे मलबे में दबे लोगों का पता लगाने के लिए मंगवाया गया। जिस इलाके में ज्यादा नुकसान हुआ वहां इस मशीन से जांच भी शुरू कर दी गई। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही इस मशीन की मदद से लापता लोगों को ढूंढ लिया जाएगा। इस वक्त हम तपोवन के एनटीपीसी प्रोजेक्ट के पास हैं और आप भूगर्भ वैज्ञानिकों की कोई तकनीकी मापने की का यंत्र बनाया गया है जो पूरे इस एरिया को ऊपर से हवाई सर्वे के जरिए उसका सर्वेक्षण कर रहे हैं। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद जारी प्रदर्शनों के बीच एक बार फिर राजधानी नेपिड्रा में भारी हंगामा हुआ। लोकतंत्र गवा चुके लोग अपना विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतरे और पुलिस से भिड़ गए, जबकि उन पर न केवल पानी की बौछार की गई बल्कि रबर की गोलियां भी दागी गई। लेकिन गुस्साए लोग इसकी परवाह किए बिना डटे रहे। उन्होंने पुलिस के डर से पीछे हटने के बजाय इन हमलों का सामना किया। इस बीच कुछ प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। देखते ही देखते पूरी सड़क पत्थरों से भर गई। इससे पहले पुलिस के जवानों ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की पूरी कोशिश की, हालांकि वो इसमें सफल नहीं हो पाए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने कई इलाकों को पूरी तरह जलमग्न कर दिया। वहां पिछले हफ्ते हुई मूसलाधार बारिश से शहर के आसपास और अंदर बहने वाले नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया और उसका पानी शहर में भरने लगा। सामने आई तस्वीरों में एक तस्वीर में गलियां और सड़कों पर नदी बहती दिखी। बाढ़ में खेत मैदान सब डूबे नजर आए। मकानों में पानी भरने के बाद सैकड़ों लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। लोगों ने इन मुश्किल हालात में उन्हें हो रही परेशानी भी बयां की। Et puis là, on peut rien faire. Faut juste attendre, malheureusement, quoi. एक और तस्वीर में नदी अपने किनारों को तोड़कर शहर में घुसती नजर आई और सब कुछ पानी में समाया दिखा। हालांकि रेस्क्यू टीमें जगह जगह लोगों की मदद में जुटी नजर आई। बताया गया वहां अभी भी कई नदियों का जलस्तर खतरनाक निशान से ऊपर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन से सुमित नागल बाहर हो गए। टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ऑस्ट्रेलियन ओपन में 2-6, 5-7 और 3-6 से हारकर बाहर हो गए। इसी के साथ सिंगल्स में भारत की चुनौती खत्म हो गई। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक वाहन चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई। आरोप है कि रणथंभौर नेशनल पार्क के पास ये ड्राइवर गाड़ी को बाघ के काफी नजदीक ले गया, जबकि सैलानी उसे ऐसा करने से मना करते रहे। दिल्ली के पास नोएडा में एक फैक्ट्री में सिलेंडर फटने से आग लग गई। इस आग की चपेट में आने से 5 लोग झुलस गए। एक सिलेंडर में विस्फोट था और उसमें 5 लोग झुलसे थे, जिन्हें अस्पताल भिजवाया गया। मुंबई पुलिस ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए लोगों से ठगी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी मलाड के अलग अलग बार में काम करते थे और वहां आने वाले ग्राहकों के कार्डों की क्लोनिंग कर उनके खातों से पैसे निकाल लेते थे। तुर्की के इस्तांबुल से एक डरावने वाला वीडियो सामने आया, जहां आई तेज आंधी में एक आदमी की जान बाल बाल बच गई। हादसे के वक्त वो एक दुकान के सामने से गुजर रहा था, तभी वहां धूल भरी आंधी शुरू हो गई, जिससे बचने के लिए वो दुकान के अंदर चला गया और ठीक उससे चंद सेकंड के बाद दुकान की छत का एक बड़ा हिस्सा भड़बड़ाकर नीचे गिर गया। इससे ठीक पहले जब वो वहां से गुजर रहा था तो आंधी ने उसका रास्ता रोक दिया। वो वहां से आगे नहीं बढ़ पाया, जिसके बाद दुकान के मालिक ने उसे अंदर आने का इशारा किया। वो भी आंधी से बचने के लिए दुकान में चला गया। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो उसके साथ कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। तेज हवाओं के थमने के बाद वहां चारों तरफ बर्बादी का मंजर दिखाई दिया। आंधी की वजह से वहां की कई दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा। सड़क पर टूटी दुकानों का मलबा बिखरा नजर आया, जिसमें एक कार भी दब गई। बिहार के बेगूसराय से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक हादसे के बाद कुछ लोगों ने टैंकर से डीजल लूटने की होड़ मचा दी। बताया गया कि एक ट्रक से आमने सामने की टक्कर के बाद ये टैंकर गड्ढे में जा गिरा, जिसका फायदा वहां जुटे कुछ लोगों ने उठाया। उन्होंने टैंकर में फंसे ड्राइवर की खैरियत जानने की बजाय उसमें से डीजल लूटना शुरू कर दिया। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में डीजल लूटने की उन लोगों में इतनी जल्दी थी कि उन्होंने टैंकर को चारों तरफ से घेर लिया और जो बर्तन मिला उसमें तेल भरने लगे। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंची, लेकिन मूक दर्शक बनी खड़ी रही। इस हादसे में टैंकर तो गड्ढे में पलटा ही, साथ में ट्रक के अगले हिस्से को भी काफी नुकसान पहुंचा।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां नक्सलियों ने 4 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। जिस जगह पर इस घटना को अंजाम दिया गया वहां रेलवे का काम चल रहा है, जिसमें शामिल गाड़ियों को नक्सलियों ने निशाना बनाया और उनमें आग लगा दी। एक खुदाई करने वाली मशीन आग की भयंकर लपटों से घिरी दिखी। उससे थोड़ी दूर पर एक ट्रक आग के शोलों में धधकता नजर आया। हल्का आगे बढ़ने पर एक और गाड़ी आग में जलती दिखाई दी। ठीक उससे चंद फासले पर एक और खुदाई करने वाली मशीन आग में सुलगती दिखी। इस वीडियो को वहाँ से गुजर रही एक मालगाड़ी के गार्ड ने बनाया। नवी मुंबई के तलोजा से शरीर में सिहरन पैदा कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। खबर है कि फैक्ट्री में आग लगने के बाद केमिकल से भरे एक ड्रम में ब्लास्ट भी हुआ, जिससे सारे में आग फैलती चली गई और उसने विकराल रूप ले लिया। फैक्ट्री में ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां तक आग ना पहुंच पाई हो। सभी खिड़कियों से आग की लपटें निकलती दिखाई दी, मानो वो अपने पैर पसारने के लिए फड़फड़ा रही हो। आग तो आग, वहां से आसमान की तरफ से उठ रहे काले धुएं ने भी इस बात की गवाही दे दी कि इस घटना में वो फैक्ट्री काफी हद तक बर्बाद हो गई। भीषण आग को देखकर इलाके में अफरा तफरी भी मच गई। ऐसे में आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची। आग बुझाने के दौरान वहां जुटे लोगों को दूर किया गया, जिसके बाद दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए और काफी देर की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने आग को बुझा लिया। सचिन पायलट अब गहलोत के बगल में नहीं बैठेंगे। आज से शुरू हो रहे राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के समय सचिन पायलट अब गहलोत के बगल में नहीं बैठेंगे। पायलट की सीट बदल दी गई है। गंभीर बीमारी से जूझ रही मुंबई की 5 साल की बच्ची के परिवार को अमेरिका से आने वाली 5 करोड़ की दवा पर टैक्स नहीं देना होगा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की अपील के बाद केंद्र सरकार ने दवा पर लगने वाले टैक्स को माफ कर दिया। गौतम बुद्ध नगर की नॉलेज पार्क पुलिस ने 4 फरवरी को लापता हुए 3 बच्चों को सकुशल बरामद कर उनके परिवार को सौंप दिया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में गन्ने के खेत में आग लगने से करीब 10 एकड़ फसल जलकर राख हो गई। एमपी के छिंदवाड़ा में एक तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आने से बाइक सवार लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने रेल लाइन के निर्माण में जुटी 4 गाड़ियों को आग लगा दी और मजदूरों को पीट कर भगा दिया। चुनाव आयोग जल्द ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। न्यूज़ 18 की नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि देश के 5 राज्य तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुदुचेरी में चुनाव होने वाले हैं और फरवरी ये तीसरे या चौथे हफ्ते में इन सभी राज्यों में चुनावी बिगुल बच सकता है। खबर है कि आयोग की टीम 10 से 12 फरवरी तक तमिलनाडु और पुदुचेरी में और उसके बाद केरल में चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगी। ये टीम बिहार विधानसभा चुनाव कराने के लिए पश्चिम बंगाल और असम का दौरा पहले ही कर चुकी हैं, क्योंकि 24 मई से पहले आयोग को इन सभी राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी है। ओडिशा के भुवनेश्वर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक कलाकार ने यमराज जैसी वेशभूषा में लोगों को ट्रैफिक नियम के लिए जागरूक किया। वो वहां के एक सिग्नल पर खड़ा हो गया और वहां से गुजरने वाले लोगों को ट्रैफिक नियम के बारे में जागरूक किया। इसके अलावा यमराज बने इस कलाकार ने लोगों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने की भी सलाह दी। जो बिना मास्क के मिले उन्हें वो अपनी गदा से डराता नजर आया। कुछ लोग उसके डर से वहां से भागते भी दिखे। उसने लोगों को ट्रैफिक नियम न मानने पर होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया। ट्रैफिक नियम नहीं मानेगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट में वो मरेगा तो मैं लेके जाऊंगा ना। इस अनोखी जागरूकता अभियान को वहां की ट्रैफिक पुलिस की ओर से किया गया। संदिग्ध चीजों और विस्फोटकों का पता लगाने वाले सेना के खोजी कुत्ते अब जवानों की कोरोना जांच करने में जुटे हैं। यानी सेना को न तो RT-PCR या एंटीजन टेस्ट पर पैसा खर्च करने की जरूरत है और न ही रिपोर्ट का इंतजार करने की जहमत। सेना की K9 डॉग स्क्वाड के कुत्ते पसीनों को सूंघकर उसी वक्त बता सकते हैं कि किसी सैनिक को कोरोना है या नहीं। और इसका सबूत पेश करने के लिए सेना ने हमें इन कुत्तों के काम करने का डेमो भी करके दिखाया। इसके लिए जमीन पर रखे पहले 2 डिब्बों में कोरोना नेगेटिव सैंपल डाले गए, फिर तीसरे डिब्बे में एक कोरोना पॉजिटिव सैंपल रखा गया। इसके बाद कुत्ते को छोड़ दिया गया। पहले 2 डिब्बों को सूंघकर तो कुत्ता तुरंत आगे बढ़ गया, लेकिन तीसरे डिब्बे पर आते ही उसने उसे लपक लिया। वो उसके पास ही बैठ गया। इसके बाद पॉजिटिव सैंपल की जगह बदलकर उसे 5वें डिब्बे में रखा गया, लेकिन कुत्ते ने फिर बिल्कुल सही नतीजा बताया। वो 5वें डिब्बे के पास बैठ गया। सेना में शामिल जो कुत्तों का दस्ता है वो अभी तक या तो एक्सप्लोजिव सूंघा करते थे और उनको डिटेक्ट किया करते थे, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि डॉग्स जो है ये अब
कोविड-19 को आसानी से पकड़ पाएंगे। इसके बाद दूसरे कुत्ते की बारी आई। उसने भी पहले कुत्ते की ही तरह चुटकी बजाते ही कोरोना पॉजिटिव सैंपल की पहचान कर ली। जो टिश्यूज में डैमेज होता है पैथोजन की वजह से, वोलेटाइल मेटाबॉलिक बायोमार्कर वो यूरिन और स्वेट में के थ्रू बाहर आते हैं, तो डॉग को हमने उसी पे इम्प्रिंट किया है। सेना के ये कुत्ते अब तक करीब 4000 सैंपल की जांच कर चुके हैं, जिनमें इन्होंने 22 कोरोना पॉजिटिव सैनिकों की पहचान भी की है। 12 से 16 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद ये कुत्ते ऐसे धुरंधर हो चुके हैं कि सैंपल की जांच करने में 12 सेकंड भी नहीं लेते। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि राजधानी में पिछले 24 घंटों में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई और ऐसा अप्रैल के बाद पहली बार हुआ। हालांकि उन्होंने साफ किया कि कोरोना से बचाव के लिए सावधानी बरतना अभी भी जरूरी है। वसीम जाफर ने उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच पद से इस्तीफा दे दिया। खबर है कि वो टीम के चयन में दखल देने से नाराज हैं, लेकिन राज्य की क्रिकेट एसोसिएशन ने इन आरोपों से इनकार किया है। दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस ने कॉल सेंटर पर छापा मारा और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। आरोप है कि इस फर्जी कॉल सेंटर के जरिए लोगों से धोखाधड़ी की जाती थी। 20 लाख से ऊपर का पर डे का नुकसान ये लोग कर रहे थे। यूपी कांग्रेस सुबह सहारनपुर से जय जवान जय किसान पंचायत की शुरुआत करेगी। इस कार्यक्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत पार्टी के कई नेता शामिल होंगे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में खालिस्तान का समर्थन करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया।